मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। सीबी एजुकेशन विथ मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज से हम चर्चा करेंगे दिसंबर माह 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की, जो आगामी होने वाली सभी परीक्षाओं जैसे पीसीएस, आईएएस, आरओ, एआरओ, ईटीसी सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो दोस्तों आइए हम सर्वप्रथम चर्चा करते हैं जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP 15 की। यह सम्मेलन 7 से 19 दिसंबर 2022 के मध्य कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन 2020 में चीन के कुनमिंग शहर में होने वाला था, परंतु उस समय कोरोना महामारी का प्रकोप इतना ज़्यादा था कि यह सम्मेलन आयोजित नहीं हो सका। यह सम्मेलन यानी कि COP 15 चीन की ही मेज़बानी में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में ही हुआ है। इस सम्मेलन की थीम है इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। इस सम्मेलन में कुल 4 लक्ष्य तथा 23 उद्देश्य स्थापित किए गए हैं, जिन पर सभी देश मिलकर काम करेंगे। आइए अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्यों की चर्चा कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य निर्वाचित हुए हैं। ये सदस्य हैं जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। ये सभी सदस्य देश 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2024 तक यानी कि 2 वर्ष तक संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने रहेंगे। भारत की सदस्यता 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो गई है। भारत कुल 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। इस मामले में जापान सबसे अधिक बार कुल 12 बार सदस्य बन चुका है, जबकि मोजाम्बिक तथा स्विट्जरलैंड पहले कभी भी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं बने थे। इस बार सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में इन्हें जगह मिली है। हम आपको याद दिला देते हैं कि जापान को इस बार एशिया प्रशांत क्षेत्र से संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य तथा 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य देश इस प्रकार हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस। दिसंबर 2022 में फिजी में संपन्न संसदीय चुनाव में सितुनी राबुका को फिजी का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। वहां किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, परंतु गठबंधन सरकार के अंतर्गत सितुनी राबुका को वहां का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है। दोस्तों आइए अब हम कुछ मिसाइलों की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें पहली मिसाइल है अग्नि 5। यह मिसाइल सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल है। यह मिसाइल परमाणु क्षमता से संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल का सफल परीक्षण 15 दिसंबर 2022 को उड़ीसा के बालासोर तट से अब्दुल कलाम परीक्षण केंद्र से किया गया है। यह मिसाइल 5000 किलोमीटर की दूरी तक सटीक मार करने में सक्षम है। भारत की सर्वाधिक दूरी तक मार करने वाली मिसाइल अग्नि 5 ही है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के सहयोग से इस मिसाइल का विकास किया गया है। इस मिसाइल के रेंज में पाकिस्तान, चीन के साथ साथ ईरान, रूस, यूक्रेन, इंडोनेशिया के भी कुछ भाग आते हैं। दूसरी मिसाइल है अग्नि 3 मिसाइल। अग्नि 3 मिसाइल का भी सफल परीक्षण 24 नवंबर 2022 को उड़ीसा के तट पर अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। यह मिसाइल 3000 से 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल का भी विकास DRDO द्वारा किया गया है। 29 दिसंबर 2022 को भारतीय वायुसेना द्वारा सुखोई Su-30 MKI विमान से समुद्री लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया गया है। 400 किलोमीटर की रेंज में लक्ष्य पर सटीक वार कर
बंगाल की खाड़ी में इसका सफल परीक्षण किया गया। नवंबर-दिसंबर 2022 में गुजरात व हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी से भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस से सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। दोस्तों, अब आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिलने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा के चुनाव में 5 सीटों के साथ 12% वोट भी प्राप्त कर लिया है। आम आदमी पार्टी को अभी तक 3 राज्यों में राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त था। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी को राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त करने की पात्रता मिल गई है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त करने की निम्नलिखित 3 शर्तें या पात्रता हैं, जिनमें से किसी एक को पूरा करना होता है। पहला है, 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा के पिछले आम चुनाव या उन राज्यों की विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% वोट और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों। दूसरा है, पिछले आम चुनाव में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों तथा ये सीटें कम से कम 3 राज्यों से होनी चाहिए। तीसरी शर्त है, 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी द्वारा तीसरी शर्त पूरी की गई है। किसी भी पार्टी को जब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है तो उसे निम्नलिखित लाभ प्राप्त होता है। पार्टी का चुनाव चिन्ह अस्थायी हो जाता है। पार्टी का पूरे देश में एक ही चुनाव चिन्ह हो जाता है। पार्टी का चुनाव चिन्ह उसके लिए रिजर्व हो जाता है। कोई दूसरी पार्टी इस चुनाव चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकती है। पार्टी का चुनाव चिन्ह व उम्मीदवार का नाम बैलेट पेपर व ईवीएम में ऊपर नजर आता है। पार्टी को देश की राजधानी में एक कार्यालय मिलने लगता है। पार्टी को वोटर लिस्ट मुफ्त में मिलती है। पार्टी 20 से अधिक और 40 से कम स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर सकती है। राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को सरकारी आवास भी मिलता है। पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में आम लोगों को संबोधित करने के लिए रेडियो व टेलीविज़न पर समय भी दिया जाता है। दोस्तों, हम आपको याद दिला देते हैं कि अभी तक कुल 8 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिलने के बाद यह संख्या 9 हो जाएगी। जिन 8 पार्टियों को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिला हुआ है वे इस प्रकार हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आरसीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 की। यह संशोधन 1972 के कानून में किया गया है। यह संशोधन संसद में पारित कर दिया गया है। संशोधित अधिनियम में वन्य जीवों के अवैध व्यापार एवं उससे जुड़े अपराधों के लिए जुर्माने में वृद्धि की गई है। यह जुर्माना पहले 25,000 रुपया था, अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इस अधिनियम में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र ढांचा विकसित करने का प्रयास किया गया है। आइए अब हम राफेल विमान की चर्चा कर लेते हैं। दिसंबर 2022 में फ्रांस के 36वें राफेल विमान की प्राप्ति हो चुकी है। यह अंतिम राफेल विमान है। राफेल विमान की तैनाती हरियाणा के अंबाला में तथा पश्चिम बंगाल के हासीमारा में किया गया है। इन विमानों के स्क्वाड्रन को गोल्डन एरो नाम दिया गया है।
आयुष चिकित्सा प्रणाली के 3 नए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई है। पारंपरिक आयुष चिकित्सा प्रणालियों के शिक्षण एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इन राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई है। जिन 3 नए राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई है वे इस प्रकार हैं। पहला है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, पणजी, गोवा में। दूसरा है राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। तीसरा है राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, दिल्ली में। दोस्तों, हम आपको याद दिला देते हैं कि अभी हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निर्जन द्वीपों का नामकरण किया गया है। यह नामकरण परमवीर चक्र के विजेताओं के नाम पर किया गया है। जिन 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है वे निर्जन द्वीप थे। INAN 370 द्वीप का नामकरण मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर किया गया है। पूर्व में रासद्वीप का नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया था। नील द्वीप को शहीद द्वीप तथा हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप नाम दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहां तिरंगा फहराते हुए अंडमान व निकोबार का ही नाम बदलकर शहीद व स्वराज द्वीप करने की सलाह दी थी। आज के लिए बस इतना ही। यदि यह जानकारी और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल CB एजुकेशन विथ मोटिवेशन को सब्सक्राइब कीजिए। अगले सप्ताह हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।